All right, so let's do more questions on electrostatics. Question number 23rd. Under the action of given Coulombic force, the acceleration of an electron is 2.5 into 10 power 22 meter per second square. Then the magnitude of the acceleration of a proton under the action of same force is equal to. आपको एक फोर्स दिया हुआ है, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन हो रहा है दैट इज 2.5 इंटू 10 पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूछा है कि इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर प्रोटॉन होता तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स। तो यू नो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, बट फोर्स कांस्टेंट बोला है क्योंकि आपको बोला है कि अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स, मतलब फोर्स आपको कांस्टेंट दिया है। Therefore, you can say A is inversely proportional to mass. Therefore, acceleration of proton to that of electron is mass of electron to that of proton inversely proportional है. Therefore, you will have acceleration of proton as mass of electron upon mass of proton into acceleration of electron. तो mass of electron आपको पता है mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31 और आपको मास ऑफ प्रोटॉन पता है 1.67 into 10 पावर माइनस 27 और E की वैल्यू एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है 2.5 into 10 पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करो आप 9.1 by 6 1.67 into 2.5, बाकी तो सिर्फ आपके पास पावर का एडजस्टमेंट है। सो 9.1 upon 1.67 into 2.5, बाकी 10 पावर माइनस 31 प्लस 22 ये आ गया आपका 10 पावर माइनस 9 और नीचे से 10 पावर माइनस 27 ऊपर आ जाएगा। तो 10 पावर माइनस 9 और 10 पावर माइनस 27 ये सॉल्व करोगे तो 10 पावर माइनस 9 10 पावर प्लस 27 इसको सॉल्व करो, यू विल गेट दिस एज 10 पावर 18 रफली। तो इसको सॉल्व करने के बाद 9 into 2.5, 9 into 2.5 you should know is 9 and 18 22 point something divided by 1.67, तो roughly 15 point something 15 point something आएगा, मतलब 1.5 into 10 power 19 आपका आंसर आएगा। तो after you solve this completely you will get 1.5 into 10 power 19, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, you just have to know the relation between acceleration and mass. They are inversely related for a given constant force. That's it. अगला क्वेश्चन, two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge densities of opposite signs and magnitude, 27 into 10 power minus 22 coulomb per meter square. The electric field E bar in region in between the plates is, देखो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। वी हैव डन दिस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स इन थियरी। हमारे पास अगर ये एक प्लेट है, मान लो, स्पेसिफिकली थियरी में मैंने आपको ये बताया था। सो यू हैव टू कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स, ओके, सो यू हैव टू कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स, उसमें से एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज डेंसिटी है आपके पास प्लस सिग्मा। मैं इसको प्लेट नंबर 1 बोलता हूं। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज अवे, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज। ये तो बाय डेफिनेशन ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव चार्ज इज अवे। ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E1 and E1 which is directed away from positively charged plate. Similarly, if you remember, मान लो मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेता हूँ। अब इफ आई टेक नेगेटिव
नेगेटिवली चार्ज प्लेट। नेगेटिवली चार्ज प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस कॉल दिस प्लेट नंबर 2, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होता है टूवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट इज टूवर्ड्स इट बिकॉज एज यू नो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स होता है, इसके लिए इट इज टूवर्ड्स इट, टूवर्ड्स द प्लेट। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, लाइक दिस। अब अगर मैं रीजन नंबर 1 में देखता हूं, तो रीजन नंबर 1 में E1 और E2 ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। मैं अगर रीजन नंबर 2 में देखता हूं तो E1 और E2 इन द सेम डायरेक्शन है। मैं अगर रीजन नंबर 3 में देखता हूं तो E1 और E2 ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइटली चार्ज प्लेट, एक इन्फिनाइटली चार्ज प्लेट है, शीट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर टू द प्लेट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये हमने ऑलरेडी थियोरी में प्रूव किया है। फॉर एन इन्फिनाइटली चार्ज प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द प्लेट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। उसमें से भी आउटर दो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होता है। सो इन बिटवीन अगर आप देखोगे, इन बिटवीन द प्लेट्स इन रीजन 2, सो इन बिटवीन द प्लेट्स, in between the plates, that is in region 2, in region 2 E1 और E2 ऐड हो जाएगा तो E net is given by net electric field is given by एडिशन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो कैंसलेशन नहीं हो रहा है वहां पे। बिकॉज ऑफ द सेम डायरेक्शन देयर इज एडिशन ऑफ electric fields. Okay, so sigma by 2 epsilon 0 plus sigma by 2 epsilon 0, that is equal to sigma by epsilon 0. Okay, so net electric field is sigma by epsilon 0 in between the plates. तो ये आपको पता होना चाहिए। Now it is quite a simple thing, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू आपको दी हुई है ना, 27 into 10 power minus 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 power minus 12 if I am not wrong। तो इसको सॉल्व करो तो ये इजी है। दिस इज रफली 1 जा 3 जा 9 1 जा 9 जा, रफ मैं रफ बता रहा हूँ। तो आंसर तो आ गया ऑप्शन नंबर सी, खत्म। क्योंकि 10 पर माइनस 12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो 10 पर माइनस 10 बचने वाला है न्यूटन पर कूलम। तो यू हैव 3 into 10 पर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज व्हाट यू गोइंग टू हैव। तो बहुत सिंपल सा आपके पास सॉल्यूशन था। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच का जो रीजन है, रीजन नंबर 2, सिर्फ वहां पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सरवाइव कर पाएगा। बाकी के दो रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कैंसिलेशन होता है बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव जो प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होता है और नेगेटिव का हमेशा टूवर्ड्स होता है। तो रीजन 1 और रीजन 3 में कैंसिलेशन, रीजन 2 में एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 26. A point charge plus 20 microcoulomb is at a distance of 6 centimeter directly above the center of a square of side 12 centimeter as shown in figure. The magnitude of electric flux through the square is। अब ऐसा है, आपको जब फ्लक्स पूछा है थ्रू दिस प्लेट, हमारे पास एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के सेंटर के ऊपर 6 सेंटीमीटर ऊपर देयर इज अ चार्ज, ओके राइट, ऑफ 20 माइक्रोकूलम एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने के लिए आपको कभी भी गॉस लॉ अप्लाई करना होता है। गॉस लॉ को याद होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूं, टू फाइंड फ्लक्स वी नीड टू यूज गॉस लॉ। और गॉस लॉ के लिए हमको चार्ज को एनक्लोज करना पड़ेगा। सो टू अप्लाई गॉस लॉ, we need to enclose charge।
हमको चार्ज को कंपल्सरीली एनक्लोज करना पड़ेगा। चार्ज को जब तक एनक्लोज नहीं करोगे तब तक गॉस लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई गॉस लॉ अनलेस यू एनक्लोज द चार्ज, राइट। तो नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं पहले तो एक स्क्वायर प्लेट दिखा देता हूं यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, मान लो ऐसा है। ओके, अब इसके ऊपर 6 सेंटीमीटर ऊपर, सेंटर के 6 सेंटीमीटर ऊपर आपके पास एक चार्ज था। तो व्हाट आई विल डू इज, इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, मैं पहले एक क्यूब ड्रॉ कर लेता हूं, फिर आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझेगा, बिकॉज क्यूब विल गिव यू मच मोर इमेजिनेशन। तो ऐसा है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। more or less like this। तो जो स्क्वायर हमको दिया है वो बेस बन गया। सो इट इज द बेस। ये जो बेस है 12 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। तो डायग्राम में हमको एक्चुअली ये बेस दिया हुआ है। गुड। अब इसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर, सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस बेस 6 सेंटीमीटर अबोव, ओके, यहां पे आपके पास वो चार्ज था। तो हमने क्या किया, यू सी, हमारे पास सिर्फ बेस था, हमने इसको क्यूब बना लिया, मतलब हमने चार्ज को हर साइड से एनक्लोज कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ बेस दिया था स्क्वायर, हमने टॉप पे सेम एरिया का एक सरफेस ले लिया, हमने साइड में सेम एरिया का एक सरफेस ले लिया, दोनों साइड में हमने फ्रंट और बैक में भी सेम सरफेस का एरिया ले लिया, मतलब हमने एक क्यूब बना लिया, और उस क्यूब के सेंटर पे है अब आपका पास चार्ज। तो इन शॉर्ट हमने पहले चार्ज को एनक्लोज कर लिया, क्योंकि जब तक आप चार्ज को एनक्लोज नहीं करते तब तक आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। अब आप बोल सकते हो देयरफॉर टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज enclosed by epsilon zero। Unless you do this, so you cannot apply Gauss law, right? By the way, you should know this is total flux, equation number 1, but total flux is flux through each phase by 6, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक फेज से बाहर जाएंगे, यहां से भी जाएंगे, ओके, इस साइड के फेस से भी जाएंगे, ऊपर से भी जाएंगे, नीचे से भी जाएंगे, फ्रंट से भी जाएगा, बैक से भी जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो है इट इज फ्लक्स फ्रॉम ईच फेस बाय 6 क्यूब, क्योंकि साइड वाइज फ्रंट बैक टॉप बॉटम इन सारे के सारे साइड्स में से फ्लक्स जा रहा है। तो दैट इज व्हाई टोटल फ्लक्स इज 5/6, where 5 flux 5 is flux through each phase, flux through each phase, या each side भी बोल सकते हो, each side of the cube, ऐसा भी बोल सकते हो आप, right? Now from equation 1 and 2 what you can say is, from equation number 1 and 2 आप बोल सकते हो 5/6 is charge enclosed by epsilon zero, correct, right? That is what you have। तो हमको क्या फाइंड करना था, what they're asking us, magnitude of flux through the square। तो what I will do is, through the square पूछा है ना आपको, तो in simple language you have total flux as 5/6, तो ये आ जाएगा आपका flux through each phase as you will get charge enclosed by 6 epsilon zero।
ओके, तो क्वाइट अ सिंपल थिंग। टोटल फ्लक्स आपने निकाल लिया, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन जीरो। टोटल फ्लक्स मतलब 6 फेसेस में से, ओके राइट। तो यहाँ पे एक गलती मैंने की है, टोटल फ्लक्स मतलब 6 फेसेस में, तो 6 इंटू 5 आना चाहिए। टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स पासिंग थ्रू ऑल द 6 फेसेस। तो मैं वापस डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं। फ्लक्स आपका कहां कहां से पास होगा, इस फेस में से पास होगा, नीचे से पास होगा, साइड से पास होगा, टॉप से पास होगा, फ्रंट से पास होगा, बैक से पास होगा, राइट। तो टोटल फ्लक्स इज फ्लक्स थ्रू ईच फेस मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 फेसेस में से पास हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे इक्वेट करोगे, व्हेन यू विल इक्वेट, you will get flux through one phase as charge enclosed by 6 epsilon 0. I am telling you a very, very simple thing. You just need to imagine. It is quite simple thing. सिर्फ imagination लगने वाला है यहाँ पे। तो 6 times of phi equal to charge enclosed by epsilon 0. So you will have flux equal to charge enclosed by 6 epsilon 0. एक एक स्टेप समझ लो। एक स्क्वायर प्लेट था, उसके सेंटर से 6 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज है। आपको बोला है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द बेस, उस स्क्वायर में से कितना फ्लक्स है। तो हम लोग डायरेक्टली फ्लक्स निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि गॉस लॉ तब अप्लाई कर सकते हो जब चार्ज को सब साइड से क्लोज करोगे, एनक्लोज करोगे। तो हमने क्या किया, हमने एक क्यूब अज्यूम कर लिया, राइट। क्यूब अज्यूम किया है, इमेजिन किया है, था नहीं, हमने इमेजिन किया। टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन 0, okay, but total flux is 6 times the flux through each phase. All right, good. So just equate these two and you will get equation for flux through each phase, charge enclosed by 6 epsilon 0. तो आपको मिल जाएगा फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज कितना है? प्लस 20 माइक्रोकूलम अपॉन 6 एप्सिलॉन 0। 6 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू अभी अभी मैंने आपको बताई, इट इज 8.85 into 10 power minus 12. Okay, so you have to solve this. इसको solve करो, whatever answer you should get. और ये easy भी है because it's pretty simple. नीचे roughly 48 50 है। 6 8 जा कितना? 6 8 जा कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 6 8 जा is roughly 50. So 20 by 50, 2 by 5, ये 20 by 50 मतलब 2 by 5 और 10 पावर -6 और ये प्लस ऊपर जाएगा तो 6। 2 by 5 is 0.4, 0.4 into 10 पावर 6 मतलब 4 into 10 पावर 5 इतना आना चाहिए रफली है क्या? 3.8 into 10 पावर 5। तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिल गया आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। A parallel plate capacitor with air as medium between the plates has capacitance of 10 microfarad. हमारे पास एक कैपेसिटर है, in presence of air the capacity is 10 microfarad. Okay, the area of the capacitor is divided into two equal halves and filled with two media as shown in figure having dielectric constant K1 and K2, 2 and 4. The capacitance of the system will be, there are few words which are really important, जैसे कि याद रखना यहाँ पे when they say the area of capacitor is divided into two equal halves, जब आप प्लेट के एरिया को डिवाइड करते हो तो जो दो नए कैपेसिटर बनते हैं दे आर इन पैरेलल। मैं आपको यही डायग्राम एक स्लाइटली डिफरेंट ओरिएंटेशन से बता रहा हूं क्योंकि दिस इज व्हाट हाउ वी हैव लर्नड। हमारे पास एक कैपेसिटर है, दिस इज अ कैपेसिटर दैट यू हैव। इसमें पहले एयर था, इसका कैपेसिटी था 10 माइक्रोफैरड का। फिर आपने क्या किया, अब टोटल एरिया था ये ए। देन व्हाट वी डिड वाज, हमने हाफ रीजन में एक मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और दूसरे हाफ में और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इंसर्ट कर दिया। जस्ट अ मिनट।
तो समथिंग लाइक दिस, हाफ एंड हाफ. ओके, तो दिस इज व्हाट वी डिड, हाफ एंड हाफ. ओके, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है आपका K1 है, यहाँ पे K2 है. रिमेंबर, प्लेट्स का डिस्टेंस जो था वही है D. सिर्फ हाफ एरिया में, A/2 एरिया में आपने एक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और दूसरे हाफ एरिया में दूसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट किया है. तो ये ऊपर का बन गया एक नया कैपेसिटर C1, नीचे का बन गया C2 एंड दीज टू आर इन पैरेलल. जब एरिया डिवाइड होता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट रिमेन्स द सेम, क्योंकि आई कैन ऑल्सो इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लाइक दिस. ये हमारे पास दो प्लेट्स है कैपेसिटर के. ओके, मैं यहाँ पे ऐसा भी कर सकता था, आई कुड हैव डन दिस ऑल्सो. मैं ऐसा भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर सकता था. तो इन दिस केस, इस केस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट, ऐसा इंसर्ट करने के बाद एरिया का डिवीजन नहीं हुआ, डिस्टेंस का डिवीजन हुआ है. तो देखो, हाफ डिस्टेंस D/2 और हाफ डिस्टेंस D/2 तक दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है, तो दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो आपका पहला काम होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करो और पैरेलल को आइडेंटिफाई करो. तो दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp will be C1 plus C2. Okay, but you should know that general formula of capacitance is K A epsilon 0 by D. ये जनरल फॉर्मूला है. तो C1 will be K1 A1 epsilon 0 by D1. ओके, K1 की वैल्यू आपको बोली है 2. A1 इज A/2, क्योंकि देखो पहला जो कैपेसिटर बना उसका एरिया A/2 है, दूसरे का भी A/2 है. डिस्टेंस तो D है दोनों केस में, D1 और D2 दोनों D है. तो 2A/2 epsilon 0 अपॉन D1 इज D ओनली. कैंसल कैंसल, तो आपको ये मिल जाएगा A epsilon 0 by D. This is what you have, right? By the way, capacitance of a capacitor in presence of air is also A epsilon 0 by D. जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स इंसर्ट नहीं किए थे, जब वहां पे सिर्फ एयर था दोनों प्लेट्स में, तो बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला बनेगा. क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फॉर एयर इज 1, हमको ऑलरेडी पता होता है. ओके, सो दिस इज समथिंग यू ऑलरेडी नो. तो इसका मतलब आपके पास C1 क्या बन गया? आपके पास C1 बन गया C एयर ओनली. करेक्ट? तो दिस इज व्हाट यू शुड नो, दिस इज C एयर ओनली. C2 कैपेसिटेंस आएगा आपका K2 A2 epsilon 0 by D2. K2 आपके पास 4 है, A2 is A/2 by the way, epsilon 0 और D तो D ही है, 1 जा and 2 जा. तो ये आपके पास बन गया 2A epsilon 0 by D, मतलब ये आ गया 2 times of C air itself. तो C2 is 2 times of C air, C1 is C air. तो therefore parallel combination का total capacitance आएगा C1 plus C2, that is C air plus 2C air, that is 3 times of C air. Right? So 3 times of C air, but of course capacitance in presence of air is 10 microfarad. So 3 times of 10 मतलब 30 microfarad. खत्म क्वेश्चन. 30 होना ही चाहिए, ऑप्शन नंबर सी. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि जब एरियाज का डिवीजन हो रहा है, प्लेट का नहीं, आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसा इंसर्ट कर रहे हो कि एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दे आर गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2 3 4 5 पार्ट्स. डिपेंड करता है कितने स्लैब हमने इंसर्ट किए. देन द टू new capacitances, they are in parallel. So this is what you need to know. Agla question. Now this question is again extremely simple question. यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास 4 condensers मतलब 4 capacitors दिए हैं. They are joined as shown in adjoining figure. The capacity of each is 8 microfarad. सबका 8 microfarad का capacity है. मैं इसको नामकरण कर देता हूँ C1,
C2, C3, C4। आपको पूछा है A पॉइंट और B पॉइंट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। तो सबसे पहले याद रखना, मेरे पास ऐसा एक A पॉइंट है और ये कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम ही है। तो पोटेंशियल एट ऑल द कंडक्टिंग वायर्स इज सेम। मतलब अभी मैंने अगर यहां से दूसरा वायर निकाला और उसको ऐसा लेके गया, तो इस पूरी वायर पे भी पोटेंशियल ए होगा। इसका मतलब क्या है, लुक एट द फिगर। इसका मतलब ये ए पॉइंट है, तो ये भी ए पॉइंट जैसा ही बिहेव करेगा, क्योंकि दे आर ज्वाइन टुगेदर बाय वायर। ओके, फिर ये पूरे के पूरे वायर का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब यहाँ पे ये भी ए पॉइंट जैसा बिहेव करेगा, बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू द सेम वायर। इसका मतलब यहाँ पे भी ये ए जैसा बिहेव करेगा। सिमिलरली बी के लिए देखोगे तो ये पॉइंट दिस विल बिहेव एज बी, सो दिस इज आल्सो बी, सो दिस पॉइंट हियर इज आल्सो बी। तो इन शॉर्ट द आइडिया इज वेरी सिंपल। आइडिया इज कि एक वायर, उस पूरी वायर पे पोटेंशियल सेम होता है। तो आपको सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करना है कि कहां कहां पे ये ए है, तो ये भी ए है, ये ए है तो ये भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, ये बी है तो ये बी है, दिस इज बी, सॉरी, दिस इज बी, so on so forth, राइट। तो व्हाट डू यू नोटिस, C1 जो है ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, C2 जो है ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, C3 जो है ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, C4 जो है ये भी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो दिस फोर capacitances are in parallel. So in short, you can show something like this. तो यहाँ पे हमारे पास चार कैपेसिटेंसेस है, and for all the four capacitances, and all four have equal value, they are connected in parallel between these two points A and B. तो ये A और ये B, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस था आपके पास, तो you had कैपेसिटर C1, यहाँ पे मान लो C2, this is assume it is C3, and obviously over here will also be C4. So ये चारों के चारों पैरेलल में आ गए। Since they are in parallel, obviously total capacitance is C1 plus C2 plus C3 plus C4, but all these have same value, so 4 times of C, because of course since C1 equal to C2 equal to C3 equal to C4, this is equal to C, which is equal to 8 माइक्रोफैरड। मतलब आपके पास टोटल मिल जाएगा 32 माइक्रोफैरड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि ये ऑल फोर कैपेसिटर ये कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ऑल फोर ऑफ देम, राइट। तो दिस इज हाउ you were supposed to solve this question, simple था। Next question number 29th, there are 27 drops of conducting fluid। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इंटेंशनली रखा है बिकॉज इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपके पास ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं कि 27 स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन गया, 8 स्मॉल ड्रॉप कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन गया, 64 स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन होकर सिंगल ड्रॉप बन गया, या तो अदर वे राउंड सिंगल ड्रॉप स्प्लिट होके n number of drops बन गए। So there are 27 drops of conducting fluid. Each has a radius small r and they are charged to a potential V0. They are combined to form a bigger drop. Its potential will be, ऐसा है आपके पास 27 छोटे ड्रॉप्स थे, कंडक्टिंग ड्रॉप्स थे। So you have in total 27 drops
each of radius r and potential v0, each of this, okay, they combine to form a single big drop, okay, of radius, let's say capital R, okay. तो आपको पूछा है, you have been asked, इस big drop का potential कितना होगा, right? So how to solve this question? First of all, as you should know, मैंने बताया था n times of small r cube equal to capital R cube, okay? क्योंकि हम लोग वॉल्यूम्स को इक्वल बोलते हैं, we equate volumes, अगर आपको याद होगा, वॉल्यूम of small drop equal to volume of big drop and n, क्योंकि n small drops है, तो फिर उसके बाद what you do is n, this is 4 by 3 pi r cube equal to 4 by 3 pi capital R cube. तो 4 by 3 pi 4 by 3 pi cancel, तो n times of small r cube equal to capital R cube मिलता है हम लोगों को. This is what you get. यहां से हमको कैपिटल R की वैल्यू मिल जाएगी, तो हमको यहां से मिल जाएगा रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज n का क्यूब रूट इंटू स्मॉल r. n का क्यूब रूट इज 27 का क्यूब रूट इंटू स्मॉल r, रहने दो, 27 का क्यूब रूट इज 3, तो 3 टाइम्स ऑफ r आ गया. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ यू शुड रिमेंबर बेसिक ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था आपको पता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k q बाय r. अब जब आप सिंगल स्मॉल ड्रॉप की बात कर रहे हो, तो सिंगल स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल क्या आएगा? k इंटू क्यू बाय आर. सिंगल स्मॉल ड्रॉप का है ना, सिंगल की बात कर रहा हूं मैं. तो फॉर अ सिंगल स्मॉल ड्रॉप you have potential Vs equal to Vo equal to Kq by R. Single. Therefore, for bigger drop, अभी हुआ क्या? अभी हुआ ऐसा, for bigger drop I mean, bigger drop का potential क्या है? Bigger drop का potential will be obviously K Q by capital R, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय n, क्योंकि 27 छोटे छोटे ड्रॉप्स मिला के बड़ा ड्रॉप बना है, तो सारे के सारे चार्जेस भी तो कंबाइन हो जाएंगे ना. तो व्हाट आई वांट टू से हियर इज दिस, के क्यू टोटल बाय आर. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. टोटल चार्ज, what is total charge? n times of q by r, right? So therefore potential of big drop is n is 27, k q by capital R is 3 times of small r. Cancel 1s are 9s are, so this is 9 k q by r. but k q by r को आपने v0 बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 9 टाइम्स ऑफ v0 हो गया. ऑप्शन नंबर सी. दैट्स इट. इसका शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है? यस करता है. तो शॉर्टकट डू एग्जिस्ट हियर. तो शॉर्टकट फाइंड कैसे करना है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग. तो कैसे करेंगे? यू सी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से, अभी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ये वॉल्यूम है और यहाँ पे V पोटेंशियल है. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो यू कैन से potential of big drop to that of small drop is, potential of big drop will be K capital Q, which is Q total, upon capital R upon K Q by small r, है ना. ये ईच ड्रॉप का पोटेंशियल है, इसलिए मैंने यहाँ पे n नहीं लिखा है. हमको लिखना भी नहीं है, हम नीचे डिनोमिनेटर में ईच ड्रॉप का पोटेंशियल ले रहे हैं, टोटल पोटेंशियल ऑफ 27 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है
बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज व्हाट। तो ये कैंसल, मतलब आपको मिल जाएगा। ये मेथड 2 बता रहा हूं मैं आपको, आई एम टेलिंग यू मेथड नंबर 2 ओवर हियर। So we have method number 2 here. Q total is n times of charge on each drop by R, but by R, as you remember, is n raised to 1 by 3. If you remember, of course, n raised to 1 by 3 times of, देखो यहाँ पे लिखा था क्या हमने, yes, small r, right, by Q by R, cancel 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 cancel। तो ये आपके पास आ जाएगा n अपॉन n रेज टू 1 बाई 3, तो n इंटू n रेज टू माइनस 1 बाई 3, मतलब ये आ जाएगा n रेज टू 2 बाई 3। तो पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज n रेज टू 2 बाई 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप, राइट। तो 27, ओके, राइट, दिस इज व्हाट यू हैव। 27 का क्यूब रूट 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 b0। तो डायरेक्टली अगर आपको ये फॉर्मूला ही पता होता तो कितना अच्छा होता, राइट। अगर मैं आपको बोलता, लेट अस से इफ आई टेल यू कि 8 ड्रॉप्स इंस्टेड ऑफ 27 ड्रॉप्स, 8 ड्रॉप्स कंडक्टिंग फ्लूइड के बने हुए 8 ड्रॉप्स, हर एक का पोटेंशियल v0 है, दे कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल बिग ड्रॉप, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप। तो बोलोगे आप 8 रेज टू 2 बाई 3 v0, 8 का क्यूब रूट 2, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ v0। तो ये फॉर्मूला ही याद रख लो, दैट्स अ बेटर थिंग। तो दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज ये ट्रिक्स ही है जो आपका टाइम बचा सकता है। तो यू शुड नो सच ट्रिक्स, ओके। तो इजी क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन इट वाज, so you need to know such things, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, the net capacitance between A and B is, अभी बात वापस से वही है that यहाँ पे what you are supposed to do is, आपको क्या करना है, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले you have to identify here कि कौन से कैपेसिटेंसेस सीरीज में है, कौन से कैपेसिटेंसेस पैरेलल में है। तो जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक you won't be able to solve this question. So I will give you a hint, but this will go as an assignment. तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, जैसे अब ये दोनों तो फॉर श्योर सीरीज में है, क्यों, क्योंकि हमको देखना होता है कि कहाँ कहाँ करंट का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर मैं ये पॉइंट लूंगा तो करंट का स्प्लिटिंग होगा, है ना, क्योंकि करंट यहां से जाएगा फिर यहां से भी जाएगा, लेकिन जो भी करंट यहाँ पे आने वाला है वो डायरेक्टली यहाँ जाएगा। मतलब आपको पता है करंट थ्रू सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज सेम, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो कैपेसिटर हो। तो ये दोनों तो डेफिनेटली सीरीज में है, राइट, दीज टू आर डेफिनेटली इन सीरीज। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में, एंड देन यू आल्सो हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझना भी जरूरी है। वंस यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यू विल बी एबल टू सिंप्लीफाई द सर्किट एंड सॉल्व दिस। तो ये क्वेश्चन जाएगा असाइनमेंट में। मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं, स्टेप्स टू सॉल्व मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, आइडेंटिफाई विच capacitors are in series and which are in parallel। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में रिप्लेस कैपेसिटर्स बाय देयर इक्विवेलेंट्स। मतलब जैसे अभी ये दो सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है आपको पता है, दो कैपेसिटर का C/2, मतलब इन दोनों को हटा के मैं सिंगल C/2 लगाऊंगा। तो रिप्लेस कैपेसिटर्स बाय देयर
equivalents by their equivalent capacitor. Okay, right, correct. तो ऐसा कर करके आपको फाइनली ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो देखना है आपको. सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर. You have to work it out and check if you get this answer or not. Okay, next question, question number 31. The amount of work done in increasing the voltage across the plates of a capacitor from 5 volt to 10 volt is W. हमारे पास एक कैपेसिटर था और आपको पता होना चाहिए by now at this stage you should know what is work done in case of capacitor. क्यों हो रहा है work done? What is capacitor? आप चार्ज ला रहे हो, आप चार्ज डिपॉजिट कर रहे हो, यू आर डिपॉजिटिंग चार्ज. तो जब आप पॉजिटिव चार्ज ला के डिपॉजिट करोगे तो सबसे पहले जब आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लाया तो नो वर्क इज डन. फिर अगला पॉजिटिव चार्ज जब आप लाते हो तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट. फिर जब तीसरा पॉजिटिव चार्ज लाया तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ टू. तो यहाँ पे हमको कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर सेल फोन बैटरीज वर्क. आपका जो मोबाइल फोन होता है उसमें जो बैटरी होता है दैट इज नथिंग बट कैपेसिटर, मोर और लेस. फैन में कंडेंसर जो होता है दैट इज अ कैपेसिटर. ओके, तो किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वर्क डन करना पड़ता है. ओके, तो आपको पूछा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स फ्रॉम 5 to 10 वोल्ट. तो पहले इनिशियल वोल्टेज वाज 5 वोल्ट्स बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, एंड बाद में 10 वोल्ट हो गया वो. और टू इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम 5 to 10 द वर्क डन इज W. अब अगर मुझे 10 से 15 वोल्ट का पोटेंशियल करना है तो व्हाट विल बी द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वर्क डन. तो दिस क्वेश्चन again is extremely simple provided you know the formula of energy stored या फिर work done, that is half CV square. एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला या वर्क डन का फॉर्मूला इज हाफ CV स्क्वायर आता है. केस नंबर 1, केस नंबर 1 में आपको पता है इनिशियल पोटेंशियल, केस 1 का इनिशियल पोटेंशियल 5 वोल्ट और फाइनल पोटेंशियल 10 वोल्ट. ओके, राइट. तो दिस इज व्हाट यू नो. तो केस 1 में वर्क डन कितना होगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो ये क्या आएगा? ये आएगा आपका हाफ C V2 स्क्वायर माइनस हाफ C V1 स्क्वायर. मतलब वर्क डन W विल बी इक्वल टू हाफ C V2 square minus V1 square. Okay, therefore work done W is half C V2 square 10 square minus 5 square, that is half C 100 minus 25. तो ये आ गया आपका 75 C by 2. This is initial work done W1, right? तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर? दैट इज हाफ CV स्क्वायर. ओके, तो जब 5 वोल्ट हमारे पास एनर्जी, 5 वोल्ट का जब पोटेंशियल रहा होगा तो इनिशियल एनर्जी विल बी 1/2 C into 5 स्क्वायर. उसके बाद जब हमने पोटेंशियल 10 वोल्ट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट कर दिया, तो हाफ C 10 स्क्वायर. तो दोनों का डिफरेंस इज द वर्क डन. तो वर्क डन इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल फ्रॉम 5 to 10 वोल्ट is difference of energy, electrostatic energy stored in the capacitor in the two cases. ये पता होना चाहिए. This is something very basics. ये आपको पता होना चाहिए at this stage. Case 2, केस 2 में आपके पास इनिशियल वोल्टेज V1 डैश 10 वोल्ट है, V2 डैश ये 15 वोल्ट है आपके पास. Therefore work done W dash in the second case will be final energy stored in the second case minus initial energy stored in the second case. So dash dash matlab second case, case 2. Okay, so this is what you have. So this is 1/2 C V2 dash
स्क्वायर ऑफ कोर्स, क्योंकि ये स्क्वायर आता है, -1/2 c v1 डैश स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 c कॉमन निकाल लोगे, v2 डैश स्क्वायर minus v1 dash square. So this is what you have, v2 dash square minus v1 dash square. Okay, so v2 dash is 15, so this is 1/2c 15 square minus 10 square, मतलब ये आ जाएगा 1/2c 225 minus 100. Okay, so that is equal to 125. तो मैं इसको लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 125 एज 25 into 3, है ना? या तो ऐसा करो, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको W2 इन टर्म्स ऑफ W1 चाहिए, दैट्स व्हाट यू वांट। तो आपके पास ये केस 2 का वर्क डन है, तो एक काम करो, केस 2 के वर्क डन को केस 1 के वर्क डन के साथ डिवाइड कर दो, वैसा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो ये 75c/2, c 2 cancel, 125 by 75, it is 1 point something, I think it is 1.67 if I am not wrong, क्योंकि 1.67 ही आता है। 25 3 25 5, okay, 5/3 is 1.67, okay, तो this is 1.67 if I'm not wrong। तो आपको W dash is equal to, this is 1.67 by the way, 1.67 times of W मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव, ऑप्शन नंबर डी, ऐसा आपको मिल जाएगा आंसर। तो अगेन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एंड एज यू सी क्वेश्चंस आर रियली सिंपल हियर। ओके, अगला क्वेश्चन, प्लेट सेपरेशन ऑफ 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 2 mm। ओके, हमारे पास प्लेट सेपरेशन दिया है 2 mm का, ओके, और कैपेसिटेंस दिया 15 माइक्रोफैराड का। अब हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें इंसर्ट कर दिया, K equal to 2 of thickness 1 mm between the plates. The new capacitance becomes, now if you remember, you have something like this. You have plate separation as D, which is 2 mm। तो ये D है जो 2 mm है, ओके, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक 1 mm थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद कांस्टेंट K इक्वल टू 2 इंसर्ट कर दिया, और इस थिकनेस को हम डिनोट करेंगे T से। और आपको पूछा है व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस, तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला हमने सीखा था। तो इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने स्ट्रेट अवे न्यू कैपेसिटेंस C डैश का फॉर्मूला सीखा था, विच वाज A एप्सिलॉन 0 D माइनस T। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, प्लस T बाई K, दिस इज व्हाट यू नीड टू हैव। ओके, दिस इज कंपल्सरी फॉर यू टू रिमेंबर, D माइनस T प्लस T बाई K नीचे आता है, दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। अगर ये याद नहीं रहा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ इनिशियल कैपेसिटेंस, मैं इसको भी केस 1 केस 2 में डिवाइड कर देता हूं, सो इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व। लेट अस डू केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 में देयर वाज नथिंग इन बिटवीन, तो इस केस में जो कैपेसिटेंस था दैट इज 15 माइक्रोफैराड, और ये जो C होता है इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग बिटवीन द प्लेट्स, मतलब ओनली एयर बिटवीन द प्लेट्स, ये होता है A एप्सिलॉन 0 by D। When you have nothing in between the plates, it is A equals 0 by D, that is 15 microfarad. So this is what they have given you. ये आपको पता होना चाहिए. This is what you have. So in short, we can use this value of A epsilon 0 by D. तो A epsilon 0 by D is 15 microfarad, मतलब 10 power minus 6. इसका मतलब मैं यहाँ से A epsilon 0 इसको लिख सकता हूँ 15 into 10 power minus 6 into D। और आपको पता है D की वैल्यू 2 mm दी हुई है, 2 mm दी हुआ है, यस। तो 15 into 10 power minus 6 into 2 into 10 power minus 3, mm को मैंने मीटर में लिखा,
तो दैट इज 30 इंटू 10 पावर माइनस 9, मतलब 3 इंटू 10 पावर माइनस 8. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू नीड. सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, you will have c dash equal to a epsilon 0, which is a epsilon 0 is 3 into 10 power minus 8 in SI units upon d. d देखो अब मैं क्या करूंगा, ये भी 2 mm 1 mm, आई डोंट लाइक डूइंग इट. हमको पता है ना थिकनेस क्या है, 1 mm है. वेरी गुड. हमको पता है d क्या है, 2 mm है. सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज 2 mm. मैं लिख सकता हूँ क्या इसको, d इज 2 into 1 mm लिख सकता हूँ. मतलब d is 2 times of t मैं लिख सकता हूँ. तो दैट आई विल प्रिफर डूइंग, क्योंकि काम सिंपल होगा अपना. ओके, तो बाद में अल्टीमेटली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. तो 2t माइनस टी प्लस टी बाई के, मतलब ये आपको मिलेगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 8. 2t माइनस टी इज टी प्लस टी बाई के. मतलब आप इसमें से अब t भी कॉमन निकाल लो, तो t 1 प्लस 1 बाई के. तो दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस. तो इजी कैसे होता है काम, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न. आपको आपके कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करते आने चाहिए, अदरवाइज यू विल पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग कैलकुलेशंस. तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 8, थिकनेस t इज 1 mm, 1 mm is 10 पावर माइनस 3 मीटर. तो यह आ जाएगा आपका, यू विल गेट दिस एज 10 पावर माइनस 3 मीटर. और ये 1 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि k की वैल्यू 1 बाई 2 है. आई डोंट लाइक, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ, डजंट मैटर रियली. गुड. तो आपके पास ये था, नीचे t था, t है 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 3, 1 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि k की वैल्यू 2 है, तो नीचे 3 बाई 2 आ गया. 3 इंटू 10 पावर, ये माइनस 8 का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस 5, नीचे 3 बाई 2, कैंसल कैंसल. तो 2 इंटू 10 पावर माइनस 5, मतलब 20 इंटू 10 पावर माइनस 6, मतलब 20 माइक्रो फैरड इज द न्यू कैपेसिटी. होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. तो हमको दोनों प्लेट्स के बीच में पहले एयर दिया था, उस एयर कैपेसिटर की वैल्यू 15 माइक्रोफैरड दी थी, वहां से हमने ए एप्सिलॉन 0 ये फाइंड कर लिया. ओके, तो ए एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमने न्यू कैपेसिटेंस, जब हमने दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है, वहां पे यूज की है हम लोगों ने ये वैल्यू. So this is how you are supposed to do it. Okay, easy task था, it's not very difficult task, easy task to solve. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. A parallel plate air capacitor has a capacitance C. When it is half filled with dielectric constant 5, the percentage increase in the capacitance will be. देखो मैंने आपको in one of the theory lectures मैंने आपको एक चीज बताई थी. मैंने आपको बताया था कि जब दो प्लेट्स में एयर होने से अगर अपना काम हो जाता है, what do you mean by capacitance? Capacitance is the ability of a capacitor to store electrical energy. अब if you notice, देखो your observation should be very strong. बात ऐसी है, यहां पे एयर कैपेसिटर था 15 माइक्रोफैरड, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद हो गया 20 माइक्रोफैरड. मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है, मतलब एनर्जी स्टोर कैन बी इंक्रीज जस्ट बाय पुटिंग अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द टू प्लेट्स. मतलब मैं ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर कर सकता हूं जस्ट बाय इंसर्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करके. करेक्ट, दैट इज द आइडिया. अब आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तब आपको समझ में आएगा कि परसेंटेज इंक्रीज ही क्यों बोला है, डिक्रीज क्यों नहीं बोला, क्योंकि डिक्रीज होता ही नहीं है. अभी कोई, आई डोंट नो, इट विल बी, ऐसा हो गया कि हम खर्चा करके डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं और एनर्जी कम स्टोर हो रहा है. ऐसा तो कोई करेगा नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से एनर्जी स्टोर्ड ऑलवेज इंक्रीजेस, इसलिए तो हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं. सो दिस इज व्हाट यू शुड नो. अब आपको बोला है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यू हैव
this over here. तो आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था. जस्ट अ मिनट. पहले इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था, बाद में आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया. तो केस 1, केस 2, राइट. तो इन द फर्स्ट केस व्हेन देयर वाज नो स्लैब इन बिटवीन, एज यू ऑलरेडी नो, इन दिस केस you have C is equal to A epsilon 0 by D. A parallel plate air capacitor, K की वैल्यू होती है 1 एयर के लिए, इसलिए लिखते नहीं है हम लोग. Has a capacitance C. When it is half filled मतलब T is equal to D by 2. This is what you should know. When it is half filled, अब half filled मतलब देखो ये चीज है कि हाफ फिल्ड मतलब ऐसा है कि इसको ऐसा फिल किया गया है. आपने हाफ फिल किया, फिर हाफ स्पेस एम्प्टी छोड़ दिया, मतलब अब ये दो कैपेसिटर बन गए. एक का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 एंड दे आर इन सीरीज. इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि सीरीज कब, पैरेलल कब आइडेंटिफाई करना सीखो. हाफ फिल्ड है, ऐसा बोला है कि इट इज सिमेट, ऐसा बोल सकते थे ना. यू हैव अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/2 विच इज इन द सेंटर, क्योंकि पहले मैंने सेंटर में ही दिखाया था. इट इज हाफ फिल्ड. पहले हाफ डिस्टेंस को तुमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 के मटेरियल के साथ फिल कर दिया, मतलब यहाँ पे दो कैपेसिटेंस इन सीरीज आ गए. तो अब हियर यू विल हैव C1 इज इक्वल टू K, ऑफ कोर्स K1, A1 epsilon 0 by D1. Okay. Now K1 is 5. Area of the plate और area of the dielectric तो सेम ही है. D1 डिस्टेंस, ये इनिशियल डिस्टेंस का हाफ है, तो D/2, क्योंकि ये D/2 डिस्टेंस तक फिल किया ना आपने, दैट इज वाई. तो C2 इज इक्वल टू K2 A epsilon 0 by D2. K2 is 1, क्योंकि जो बचा हुआ स्पेस है यहाँ पे तो अभी भी एयर है, और थिकनेस तो इसका भी d/2 है. तो A epsilon 0 अपॉन d/2, राइट. तो व्हाट यू हैव इज, अब यहां पे आपको इस केस से आपको मिला 10 A epsilon 0 by D, राइट. 10. नाउ रिमेंबर दिस थिंग, ये याद रखना, जब दोनों प्लेट्स में कुछ नहीं था, जब दोनों प्लेट्स में कुछ भी नहीं था, तो इनिशियल कैपेसिटी C1 ये था A epsilon 0 by D, राइट. मैं इसको सिर्फ C बोल देता हूं, अदरवाइज इट मे क्रिएट कंफ्यूजन. तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए आई एम जस्ट कीपिंग इट लाइक दिस. आई कॉल दिस एज C ओनली. तो ये आपका C1 आ गया 10 टाइम्स ऑफ C इनिशियल. मैं इसको C इनिशियल तो बोल ही सकता हूँ, C इनिशियल, राइट. गुड गुड. C2 मतलब जो रिमेनिंग हाफ पार्ट में एयर बच गया, उस केस में आपको मिला 2A epsilon 0 by D, मतलब ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ C इनिशियल. ओके, C इनिशियल मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब. ओके. अब C1 and C2 are in a series, therefore equivalent capacity is given by, equivalent capacity is given by, फाइनल कैपेसिटी क्या होगी, 1 अपॉन C फाइनल इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2. तो 1 अपॉन C1 इज 1 अपॉन 10 टाइम्स ऑफ C इनिशियल प्लस 2 टाइम्स ऑफ C इनिशियल. इसको सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा ये, यहां से 1 upon CF, you will get 1 upon C initial common, 1 by 10 plus 1 by 2. So that is 12 by 20. So 12 by 20. Therefore, you have C final equal to, this is of course, I mean, 4 3s are 4 5s are, so 5 by 3. So therefore, you have C final by C initial as 5 by 3. ये important है. क्यों important है?
परसेंटेज इंक्रीज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था, percentage increase in any physical quantity. Here in capacitance C, it is final value minus initial value upon initial value multiplied by 100. Okay, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, C final by C initial minus 1 into 100. Yes, but what is C final by C initial? 5 by 3 minus 1 into 100. So this is nothing but 2 by 3 into 100. 2 by 3 is 0.666 into 100. So that is 66% of increase, roughly. Option number B, 66.6% of increase. मैं आपको वापस क्वेश्चन समझा देता हूं. क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि पूछा क्या है और उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहने वाला है. हमारे पास पहले एक कैपेसिटर था जो एयर कैपेसिटर था, उसके दोनों प्लेट्स में देयर वाज नथिंग इन बिटवीन, नथिंग इनसाइड दीज टू. ओके, देन उस केस में इनिशियल कैपेसिटी आपके पास है A एप्सिलॉन 0 by T, राइट. अब आपने हाफ स्पेस को फिल कर दिया विथ सम डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ कांस्टेंट 5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, और हाफ को आपने स्टिल एम्प्टी रखा, मतलब वहां पे एयर है. तो अब फाइनल केस में, तो दिस इज इनिशियल केस, दिस इज फाइनल केस में यू हैव टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, वन इज C1, अदर इज C2. सो बाय डेफिनेशन या फिर बाय बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, C is K A epsilon 0 by D. तो C1 equal to K1 A epsilon 0 by D1. आपके पास K1 की वैल्यू 5 है, D1 की वैल्यू D by 2 है. तो 10 A epsilon 0 by D मतलब 10 टाइम्स ऑफ जो इनिशियल वैल्यू थी वो आ गई. तो C2 जो है इट इज K2 A epsilon 0 by D2, लेकिन K2 तो 1 है क्योंकि हमने हाफ स्पेस एम्प्टी रखी थी, वहां पे एयर होगा, वहां पे एयर है, तो एयर के लिए K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है. तो ये आपके पास आ जाएगा 2A epsilon 0 by D, मतलब 2 टाइम्स ऑफ C इनिशियल. बट अभी C1 और C2 ये सीरीज में है, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल के सिंप्लीफाई कर लिया हमने, तो हमको मिल गया रेशियो ऑफ C फाइनल टू C इनिशियल 5/3. बस वही हमने परसेंटेज इंक्रीज के फॉर्मूला में यूज किया हुआ है. एंड यू हैव 66.6% इंक्रीज. ओके, दिस इज हाउ यू कैन डू. तो ऐसा आपको सॉल्व करना है. दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. अब क्वेश्चन नंबर 40 जो है, यहां पे आपको क्या करना है, 33, 40, 41, 42. Okay, so I have skipped some question because we have you can say less time. So I will see if I can give you those questions again. So let's just do this question number 40th. In the given circuit, the charge passing through battery is 48 microcoulomb. Okay, हमारे पास एक सर्किट है. Okay, in the given circuit, the charge passing through 48 microcoulomb. So you have been given how much is the charge passing through battery. Okay, 48 microcoulomb, right? Battery 12 volt का नीचे लिखा हुआ है वहां पे. Potential difference of capacitor C is, इस C कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, आपको ये पूछा है. सबसे पहले, एज आई टोल्ड यू, you always have to identify कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन से कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है. आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सब. दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, दैट इज द फर्स्ट टास्क यू हैव टू डू, आइडेंटिफाई. ओके, सो नाउ मान लो इफ आई हैव लेट्स से अ पॉइंट, ये A पॉइंट है तो ये भी A पॉइंट है. बाय द सेम लॉजिक, two points connected with the same wire, they are in at the same potential. मतलब by the way, ये अगर B पॉइंट है तो ये भी B पॉइंट है, ये भी B पॉइंट है और ये भी B पॉइंट है, राइट. तो what do you understand, what do you notice from this?
और अगर ये डी पॉइंट है तो ये भी डी पॉइंट है, राइट? तो ये ए पॉइंट है। व्हाट डू यू सी? सबसे पहले ये जो दोनों 6 और 6 है, दे आर इन सीरीज, राइट? तो ये 6 और 6 सीरीज में है। उसके बाद ये दोनों 6 ऊपर का 3 और ये 2 दे आर इन पैरेलल, बिकॉज यू सी ये 3 ए और बी के बीच में है, ये दोनों ए और बी के बीच में है, ये ए और बी के बीच में है, राइट? करेक्ट। तो फर्स्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां से ए पॉइंट निकालता हूं और ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 3 ब्रांचेस दिखाऊंगा अब, ऑफ कोर्स for a very simple reason, as I told you. So just a minute, it's better to do like this. मैं ऐसा कर लेता हूं, you will understand very soon why I am doing this. ओके, तो ऐसा है अगर मैं इसको A पॉइंट बोलता हूं, इसको अगर मैं B पॉइंट बोलता हूं, और मान लो कि मैं यहाँ पे D पॉइंट मार्क करता हूं, जस्ट फॉर द टाइम बीइंग, दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज D। अब A और B के बीच में यहाँ पे एक 3 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 6 और 6 के 2, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड का 1। तो ऐसा है। तो व्हाट आई हैव इज, आई हैव हियर 3 माइक्रोफैरड, 6 and 6 माइक्रोफैरड, एंड देन 2 माइक्रोफैरड। तो 3, 6 and 6 and 2, right? Good. Now B और D के बीच में, B और D के बीच में एक ये है 4 और एक ये है C। B और D के बीच में there are 2 capacitors between B and D. So I will show it over here. तो यहाँ पे मैं 2 कैपेसिटर दिखाने वाला हूँ between B and D. So यहाँ पे कुछ नहीं है, I will keep it empty. So anyways, B और D के बीच में यहाँ पे ये एक और 4 माइक्रोफैरड का एक, 4 माइक्रोफैरड का एक। अब A और D इन 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट किया गया है बैटरी। तो A से निकल के D पॉइंट तक एक वायर डाल देंगे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, एंड देन वी विल पुट अ 12 वोल्ट सप्लाई ओवर हियर। तो पहले तो सर्किट को सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। अगर आपको सर्किट सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो you will not be able to solve this particular question. अब आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। कैसे? Now you have to further simplify this, क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं अब इन 2 6 और 6 को हटा के मैं यहाँ पे एक सिंगल लगाने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। यू ऑलरेडी नो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है। जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन 6 and 6 will give you 3 microfarad to combine, है ना? ये जो 2 6 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर थे, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन मुझे 3 माइक्रोफैरड का सिंगल कैपेसिटर देगा। कैसे देगा आपको पता होना चाहिए। 1/CS = 1/C1 + 1/C2।
यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों C1 और C2 दोनों 6 और 6 है, तो 1/c प्लस 1/c मतलब 2/c, तो CS इक्वल टू C/2। ये हमने थियरी में भी देखा था। n कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट इज C/n। अगर मेरे पास n कैपेसिटर्स, हर एक का कैपेसिटी C C C C C ऐसा है, तो इक्विवेलेंट C/n होता है डायरेक्टली। देख के 6/2, अगर 3 होते तो 6/3। ओके, तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो नाउ, बाय नाउ ऑफ कोर्स, इतना तो पता होना चाहिए अब। गुड। राइट, अब आप बोलोगे कि ये तीनों पैरेलल में है और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल में है। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कैसे करेंगे? नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब ज्यादा मेहनत का काम नहीं है हमारा, ये A से लेके D ऐसा हम लोग कर लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे ये जो 3 हटा के सिंगल लगाओगे और यहाँ पे 2 हटा के सिंगल लगाओगे, तो ये A पॉइंट है, यहाँ पे ये B पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास सेल है जो 12 वोल्ट का है, यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर है 3+3+2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डायरेक्टली एडिशन होती है, तो दिस इज 3+3 6+2 8 माइक्रोफैरड। ये आ गया आपका 4+C माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाउ टू डू इट यू शुड नो। ओके, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्टोरी है, दिस इज व्हाट यू कैन डू। अब ये दोनों वापस से सीरीज में है, तो वापस से सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, वी हैव टू डू। लेकिन एटलीस्ट अभी हमारा मेथड ऑफ सॉल्विंग, इट इज अ शॉर्ट मेथड एंड यू कैन डू वेरी क्विकली। तो अब आप बोलोगे कि अब ये दोनों सीरीज में है, सीरीज के लिए क्या करते हैं हम, हमको पता है व्हाट डू यू डू फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हाट डू यू डू फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन? ऑफ कोर्स 1/CS equal to 1/8 microfarad plus 1/4 plus C microfarad. This is how you find out series combination. So 1/C equal to CS equal to 4 plus C plus 8 upon 8 into 4 plus C. Okay, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू, आई विल राइट दिस एज इक्विवेलेंट, क्योंकि अभी इसके बाद वापस सिंप्लीफिकेशन करने नहीं है, तो ये फाइनल आपका फाइनल केस, दिस इज फाइनल केस। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू नाउ। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 12 plus C अपॉन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू टू सॉल्व दिस, ऑफ कोर्स ये आप सॉल्व करो। दिस इज बेसिकली 32 plus 8C. Therefore, you will have C equivalent is equal to 32 plus 8C by 12 plus C. Okay. अब बेसिकली क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या बोला है आपको, क्या बोला है आपको? ये बोला है कि गिवन सर्किट में चार्ज पासिंग थ्रू बैटरी इज 48 माइक्रोकूलम। मतलब आपको टोटल चार्ज बता के रखा है और बैटरी का वोल्टेज भी बता के रखा है। दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बट given is what? Given is charge through battery 48 microcoulomb and potential is 12 volt. Therefore, by definition of capacitance, आपको कैपेसिटेंस का डेफिनेशन पता होना चाहिए, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इक्विवेलेंट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, से पता होना चाहिए। सो दिस इज चार्ज इज 48 माइक्रोकूलम। मैं माइक्रोकूलम को इंटेंशनली मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि याद रखना ये सारे के सारे कैपेसिटेंस जो है माइक्रोफैरड में थे, अपॉन 12 1 जा 4 जा। ओके, तो ये आप जब सॉल्व करोगे, ये जब आप सॉल्व करोगे माइक्रोफैरड में मिलेगा आपको, दिस इज माइक्रोफैरड। So 4 microfarad is equivalent capacity. Therefore, from 1 and 2, from 1 and 2,
C equivalent is 4 microfarad. This is 32 plus 8C upon 12 plus C microfarad. Microfarad मतलब of course माइक्रो आप कैंसिल कर सकते हो if you want, या फिर नहीं भी करोगे doesn't matter. Ultimately आपको C की वैल्यू चाहिए, तो you are supposed to find out value of C. That's all you want to do. तो इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर दो और सॉल्व कर दो C के लिए. Just solve this for C. तो you will get this as 4 into 12 plus C equal to, ये 8 कॉमन निकल सकता था, निकाल लो, डजंट मैटर. मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, डजंट रियली मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. 8 है, 8 है, गुड. 1 जा 2 जा, मतलब सॉल्व करना है हमको. 12 प्लस सी इक्वल टू 8 प्लस 2c. ओके, तो 2c माइनस c मतलब c इक्वल टू 4. तो आपको c की वैल्यू 4 मिल गई. हमको करना क्या है, हमको बोला है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी. पहले सी की वैल्यू तो निकालो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. फिर कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस? हो गया क्वेश्चन सॉल्व. कैसे? यू नो, वी नो दैट C is Q by V. करेक्ट? C is Q by V. हमको बोला है V. We are supposed to find out V. Okay? तो therefore V is Q by C. Right? Don't we know what is charge? चार्ज हमको पता नहीं है क्या? अगर हमको चार्ज पता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके, और C तो पता ही है, तो यू हैव टू सॉल्व दिस. तो अल्टीमेटली यू आर सपोज टू सिंप्लीफाई एंड सॉल्व. तो अब इसको रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करना, आई विल कीप दिस एज एन असाइनमेंट फॉर यू बिकॉज दैट्स अ सिंपल टास्क, एक्सट्रीमली सिंपल टास्क. तो क्वेश्चन में हमने क्या किया है मैं बता देता हूँ वापस से एक बार. हमने पहले सर्किट को सिंप्लीफाई किया, ये दोनों सीरीज में थे, इसको हटा के सिंगल लगाया, इस स्टेप पे आ गए. फिर ये तीनों पैरेलल में थे, ये दोनों पैरेलल में थे, इनको सिंप्लीफाई किया, एंड देन वी हैव दिस इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें 8 और 4 प्लस सी ये सीरीज में, इसको सिंप्लीफाई किया, हमको सी इक्विवेलेंट मिल गया. लेकिन सी इक्विवेलेंट इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, और आपको टोटल चार्ज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट आपको बताया ही है, टोटल बैटरी कितना लगाया हम लोगों ने बताया ही है. अब आप बोलोगे टोटल बैटरी तो यहाँ लगाया था, सी तो यहाँ था. अरे हाँ, दैट इज राइट, दैट इज राइट. मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं पूरा सर्किट को सिंप्लीफाई करके जो आखिरी में एक सिंगल कैपेसिटर बचेगा उसको हमने बैटरी करने क्या किया. लास्ट स्टेप में क्या किया आपने लास्ट स्टेप में ये किया है, वो डायग्राम मैंने ड्रॉ नहीं किया, मैं करके बता देता हूँ. तो व्हाट वाज योर फाइनल स्टेप? योर फाइनल स्टेप मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अल्टीमेटली तो हम 10 12 15 20 50 100 जितने भी कैपेसिटेंसेस है सबको हटा के उसका इक्विवेलेंट निकाल के एक सिंगल कैपेसिटेंस लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं सी इक्विवेलेंट. तो हमारे पास अल्टीमेटली ये सी इक्विवेलेंट जो हमने लगाया है, ओके, ये सी इक्विवेलेंट कहां से आया? ये जितने भी मेरे पास सर्किट में जितने भी मेरे पास कैपेसिटेंस थे, उस पूरे सर्किट को सिंप्लीफाई करने के बाद आई हैव दिस सिचुएशन, और मैंने उसके बाद ही आपको बोला कि उसके बाद का ही ये स्टेप है, दिस वन, this thing here, C equivalent is charge upon potential difference. मतलब आपने सारे के सारे कैपेसिटेंस को हटा के सिंगल लगाने के बाद की बात हो रही है. तो व्हाट इज C equivalent? 4 माइक्रोफैरड, क्योंकि टोटल चार्ज थ्रू बैटरी इज 48 माइक्रोकूलम. टोटल चार्ज मतलब जितने भी कैपेसिटर मिला के था उस कैपेसिटर ने कितना चार्ज पास किया? 48 माइक्रोकूलम. तो आपको सी इक्विवेलेंट मिल गया. गुड. वंस यू हैव दिस, आप यहां से पहले कैपेसिटी सी फाइंड करोगे. अब इंपॉर्टेंट है, आई वॉज वांटिंग दिस टू गिव यू एज एन असाइनमेंट, लेकिन प्रॉब्लम है कि देन यू नीड टू वर्क आउट फ्यू थिंग्स फॉर यू.
आपको कुछ चीजें खुद को करनी पड़ेगी, जैसे कि नाउ आपको टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट पता है, राइट? आपको सी की वैल्यू भी पता है 4, कितना 4। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। सी की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है, तो अब ये समझ लो आप कि यहाँ पे ये जो सी की वैल्यू 4 है, अगर वो मैं यहाँ डालता हूं तो ये बन जाता है 4 + 4 8 माइक्रोफैरड। अब 8 में से ये भी 8 है, ये भी 8 है, और बैटरी कितना कनेक्ट करके रखा है आपने? 12 वोल्ट का। मतलब 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा और 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा। तो ये 6 और 6 वोल्ट के पोटेंशियल ड्रॉप है, आपको ये पता होना चाहिए। अब याद रखना कि ये जो 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटेंस था वो कैसे बना था? वो ऐसे बना था, ये 8 में से ऊपर 4 और नीचे 4 ऐसे बना था, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना था। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। ये बना कैसे था? दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो। ये ऊपर सी जिसकी वैल्यू 4 आई, नीचे सी जिसकी वैल्यू 4 आई, तो ये दोनों 4 माइक्रोफैरड से बने हुए थे। और अगर पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे 6 वोल्ट है तो दोनों के अक्रॉस 6 वोल्ट है। यू शुड नो दिस। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप across parallel combination is the same. This is what you need to know. Correct? Correct? कितना? 6 आ गया क्या आंसर? 6 वोल्ट। तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी आखिरी स्टेप में, ये कुछ करना ही नहीं था। I wanted you to think about it, but anyways मैं एक लास्ट बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई जितने भी कैपेसिटर है वो कौन कौन से पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है। सिंप्लीफाई करते जाओ। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो 2 थे ये सीरीज में है, फिर 3 6 एंड 2 दीज आर इन पैरेलल। फर्स्ट स्टेप इज दिस। फिर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सी और ये 4 पैरेलल में है। वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप इज दिस। गुड। देन ये 6 और 6 मिला के 3 माइक्रोफैरड बन गया बिकॉज दे आर इन सीरीज। फिर ये 3 3 और 2 मिला के 8 बन गया। फिर ये C और 4 मिला के आपको मिल गया 4 + C। करेक्ट। नाउ दिस 8 एंड दिस 4 + C इज टोटल, ये दोनों सीरीज में है। तो फाइनली ये दोनों को हटा के मैं सिंगल लगा सकता हूं जिसका कैपेसिटी होना चाहिए C इक्विवेलेंट इक्वल टू दिस, राइट? तो ये जो C इक्विवेलेंट मैंने यहां दिखाया है, दिस इज 32 + 8C / 12 + C। गुड गुड। अब लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज जो बैटरी से पास हो रहा है वो 48 माइक्रोकूलम का है। तो टोटल चार्ज दिया है, वोल्टेज दिया है, इससे आपको C इक्विवेलेंट मिल जाएगा। फिर आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके C की वैल्यू निकाल लोगे 4। C की वैल्यू 4, C की वैल्यू 4, मतलब यहाँ पे ये जो था ये था 4 + C माइक्रोफैरड, मतलब ये बन गया 8 माइक्रोफैरड। करेक्ट। तो ये 8 बन गया, मतलब टोटल 12 में से ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो 6 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे होगा, 6 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे होगा। क्योंकि जब सीरीज में होते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होता। सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होता। ये 8 इक्वल कैपेसिटी है, तो 12 वोल्ट में से 6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा। लेकिन ये 8 जो है ये 4 और 4 के 2 है पैरेलल में। पैरेलल में 2 क्या मैं 15-20 हजार लगा दूं, डजंट मैटर। पैरेलल में मेरे पास जितने भी कैपेसिटेंसेस है, जितने भी है, डजंट मैटर, इन्फिनाइट भी होंगे तो भी सारे के सारे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है। तो 6 वोल्ट का फाइनल पोटेंशियल ड्रॉप है आपके पास। दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। दैट इज what you need to know. Okay, so that's it as far as today's session is concerned.